Hello students, today I am going to teach you assignment of second semester examination 2021 और सब्जेक्ट है हिंदी। मैंने आपको 2 वीडियो दी थी असाइनमेंट के रूप में। असाइनमेंट जो दिया है उसको आपको लर्न करना है। और तीसरी वीडियो देती हूँ। कल हमने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे थे, इसमें 1 नंबर दिया था। अब 2 नंबर से शुरू करते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का क्या रहस्य बताया? क्या है? सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का क्या रहस्य बताया? उत्तर लिखेंगे। सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा कि वह अपना हर मैच 3 बार खेलता है। क्या है वो? हर मैच अपने कितनी बार खेलते हैं? वो 3 बार खेलते हैं। पहली बार वह मैच अभ्यास के रूप में खेलते हैं। दूसरी बार मैदान में सचमुच खेलते हैं। तीसरी बार वह अपने खेले हुए मैच के मूल्यांकन और उसमें आवश्यक सुधार के रूप में खेलते हैं। 3 नंबर है, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? प्रश्न 3 है, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? उत्तर लिखेंगे। लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था। बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। उन्होंने लोगों को क्या उत्तर दिया? क्या कहा? लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था। बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। प्रश्न 4 है, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को क्या है? दूर करना चाहिए। जो हमारी त्रुटियां हैं, जो हमारी खामियां हैं, उनको हमें दूर करना चाहिए। तो सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर लिखेंगे। सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के जो समय है उसके सामने दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। 5 है, हजरत अली ने सरदारों को मोमबत्तियों के बारे में क्या बताया? प्रश्न 5 है, हजरत अली ने सरदारों को मोमबत्तियों के बारे में क्या बताया? प्रश्न 5 है, हजरत अली ने सरदारों को मोमबत्तियों के बारे में क्या बताया? हजरत अली ने दोनों सरदारों से मोमबत्तियों के बारे में कहा कि जब तक वे राजकाज करते थे तब तक उन्होंने राज की मोमबत्ती जलाई। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो राज की मोमबत्ती बुझा दी और मोमबत्ती जलाई। अगर अपना काम करते समय राज की मोमबत्ती जलाते तो
वे चोर या हरामखोर कहलाते। हर एक आदमी को चोरी हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, फिर चाहे वह अमीर हो या फकीर। प्रश्न 6 है, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी क्या है, नजर में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता है। यानी राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? जिस तरह हजरत अली क्या करते थे, जो राजकाज के काम जो करते थे तो उसकी मोमबत्ती जलाते थे। जब खुद का निजी काम करते थे तो वह खुद की मोमबत्ती जलाते थे। हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। उनका काम करने के लिए क्या है, अपने खुद का काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नजर में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता है। अब आते हैं पार्ट 3 पर आते हैं। इसका प्रश्न पहला है, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। 2 नंबर है, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? उत्तर लिखेंगे। चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है। वह न तो गंधर्वों सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे सादे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। 3 नंबर है, वृद्ध महिला की दृष्टि में पहली 3 स्त्रियों के बेटे सच्चे हीरे क्यों नहीं थे? उत्तर लिखेंगे। पहली स्त्री का बेटा अच्छा गायक था। दूसरी स्त्री का बेटा शारीरिक बल में आधुनिक युग का भीम था। तीसरी स्त्री का बेटा जो था विद्या बुद्धि में बृहस्पति का अवतार था। उन तीनों स्त्रियों के पुत्रों में अपनी कोई न कोई विशेषता थी, परंतु उनमें वह गुण नहीं थे जो चौथी स्त्री के पुत्र में था। वो गुण नहीं था जो चौथी स्त्री के बेटे में था। उनकी माताएं सिर पर पानी से भरे घड़े रखकर घर लौट रही थीं। तीनों पुत्रों ने अपनी अपनी माताओं को देखा, पर चौथी स्त्री के बेटे की तरह उनकी मदद करने कोई नहीं आया। उनमें शिष्टता और सेवा भाव जैसे मूल्यवान गुणों का अभाव था। इसलिए वृद्ध महिला की दृष्टि में वे सच्चे हीरे नहीं थे।
प्रश्न 4 है, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? हम आंसर का उत्तर लिखेंगे। मैं माँ के कहने पर बाजार से चीजें खरीदती हूँ। इन चीजों में शाकभाजी, दवाएं, फल तथा अन्य वस्तुएं होती हैं। घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करती हूँ। पिताजी के लिखे पत्र डाकखाने की पत्र पेटी में डाल आती हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आती हूँ। उनके कहने अनुसार खाने पीने की चीजें लाती हूँ। इस प्रकार घर में मैं उनके अनेक कामों में अपने माता पिता की मदद करती हूँ। प्रश्न 5 है, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है। उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कार्य करके बड़ों की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। अब आते हैं पार्ट 4 पर आते हैं। 1 नंबर में है, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक हैं, रुकावट है। हमारे देश के जो विकास में कौन कौन सी जो समस्या हैं जो बाधक बनी है, बाधक है। हम उत्तर लिखेंगे। हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानूनों का चुस्ती से पालन नहीं करते। जो हमारे कायदे कानून है उनका चुस्ती से पालन नहीं करते हैं। लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में नहीं हिचकिचाते। ये सारी समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक हैं। प्रश्न 2 है, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक हैं? दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं हैं। कागज के टुकड़े जो होते हैं यहाँ वहाँ न फेंक कर कूड़ादान में डालते हैं। सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते। कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क गंदी नहीं करने देते। समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते। वे अपने रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखते हैं। हमें भी रखना चाहिए, सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। इस प्रकार दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हैं। क्या हैं? बहुत जागरूक हैं। प्रश्न 3 पर आते हैं, देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? हमारा देश है, उसके हम प्रति हमारा फर्ज क्या है? देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाएं जिस पर हमें
गर्व हो। हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दें। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। प्रश्न 4 है, अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? अपने देश की व्यवस्था को सुधार है तो हम स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें क्या है, स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें सुधारना है तो अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हम लोग नहीं बल्कि उसे क्या है, दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दें। इसको दुरुस्त करने में, उसको क्या है, सुधारने में हम क्या करना चाहिए, हमें सरकार का सहयोग देना चाहिए। सरकार को इस तरह अपने जो है सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। प्रश्न 5 है, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? उत्तर लिखेंगे। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चिंत न हो जाएं। हम सोचते हैं कि चलो मतदान हो गया, सरकार बन गई और हम खुश हो जाते हैं, लेकिन क्या है, उनके मत के अनुसार क्या है कि हमें सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चिंत न हो जाएं। हम ऐसा ना सोचें कि आप हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी। क्या है, अब हमें नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारी जो सारी जिम्मेदारियां हैं चुनी हुई सरकार उठाएगी। हमारे सारे काम सरकार करेगी। हमें सभी क्या है, कामकाज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। क्या है, हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। 4 नंबर का प्रश्न है, दहेज एक दूषण, इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। प्रश्न 6 है, दहेज एक दूषण, इस विषय पर क्या है, हमें कारण सहित अपना मत देना, अपना जो अनुभव है अपने व्यक्त करना है। तो दहेज एक दूषण, इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। उत्तर लिखेंगे। दहेज की जो प्रथा है समाज के लिए अभिशाप बन गई है। दहेज की प्रथा समाज के लिए अभिशाप बन गई है। दहेज के कारण योग्य शिक्षित कन्याओं का उचित समय पर विवाह नहीं हो पाता। यदि विवाह हो भी जाता है तो दहेज न लाने अथवा कम लाने के कारण नई वधू को ताने देते हैं और ताने व्यंग सुनने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उसे शारीरिक और मानसिक यातना भी दी जाती है। कुछ दहेज लोभी तो क्या करते हैं, जो बहुएं होती हैं वधू को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं या जला भी देते हैं। जिस दहेज के कारण ऐसे दर्दनाक और शर्मनाक कांड होते हों, वह सचमुच समाज का दूषण है। उसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। उत्तर लिखेंगे। दहेज की प्रथा समाज के लिए अभिशाप बन गई है।
दहेज के कारण योग्य शिक्षित कन्याओं का उचित समय पर विवाह नहीं हो पाता। यदि विवाह हो भी जाता है तो दहेज न लाने अथवा कम लाने के कारण नई वधू को ताने और व्यंग्य सुनने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उसे शारीरिक और मानसिक यातना भी दी जाती है। कुछ दहेज लोभी तो वधू को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं या जला भी देते हैं। जिस दहेज के कारण ऐसे दर्दनाक और शर्मनाक कांड होते हों, वह सचमुच समाज का दूषण है। उसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता।